हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग सीरीज की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत ऑलरेडी हमारे 321 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 322 है। अपने इस पार्ट में हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न लिखकर भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में आपको उसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर लिखकर भेजा गया है। तो सबसे पहले हम आपके इस प्रश्न को पढ़ेंगे, आपके उत्तर को पढ़ेंगे और देखेंगे कि वास्तव में इसे आपने कैसे लिखा है, इसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। आपका प्रश्न है, कार्य संस्कृति किसी भी संगठन की प्रगति या अवसान में सबसे महत्वपूर्ण कारक होती है। एक अच्छी कार्य संस्कृति की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए इस विषय पर अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करें। आपने लिखा है, कार्य संस्कृति का अर्थ कार्यालय के उस संपूर्ण वातावरण से है जो कार्य के संबंध में कर्मचारियों की मनोवृत्तियां निर्धारित करता है या करती है। अर्थात जिस प्रकार हम अपने संस्कृति से सीखते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, विशेष परिस्थिति में कैसे व्यवहार करें और किन किन मूल्यों का अनुगमन करें इत्यादि, ठीक इसी प्रकार किसी संगठन की कार्य संस्कृति कर्मचारियों को इन्हीं विषयों से जुड़े दिशा निर्देश देती है और इस बात से मालूम चल जाता है या इस बात से अवगत कराती है। यहाँ पे जब इतने अच्छे अच्छे शब्द डाल रही हो तो यहाँ पे इस शब्द को भी आप डालिए कि इस बात से अवगत कराता है। ठीक है, कि संगठन प्रगति पर है या अवसान, अवसान नहीं, सा में आ का डंडा, अवसान पर। ठीक है, अब ये की संगठन नहीं लगाना है। कार्यरत लोगों को समयबद्धता के प्रति कितना ध्यान है, अपने ग्राहकों की समस्याओं के प्रति कर्मचारियों की संवेदनशीलता का स्तर कैसा है इत्यादि गुण विद्यमान है। इसके लिए आवश्यक है कि संबंधित संगठन उद्योग में अच्छी कार्य संस्कृति की विशेषताएं व्यवहार में ही जैसे सभी कर्मचारियों में समानता का सिद्धांत लागू हो, बिना भेदभाव के सबको अपनी क्षमताओं के अनुसार बराबर का मौका मिले, कर्मचारियों के मन में अनावश्यक भय न पनपे कि उन्हें बिना किसी पर्याप्त कारणों के संस्थान से हटा दिया जाएगा। इससे इतर उनके कार्य प्रदर्शन का मूल्यांकन कर उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। कर्मचारियों के मन में सामूहिकता की भावना के विकास से सतत प्रयास होने चाहिए। संगठन के नियमों में थोड़ा लचीलापन रहे, साथ ही संगठन के उच्च कर्मचारियों तथा महिलाओं का व्यवहार उन मानकों साथ ही संगठन के उच्च कर्मचारियों तथा महिलाओं का व्यवहार नहीं, महिलाओं के साथ व्यवहार, ठीक है, उन मानकों के अनुरूप हो जैसा कि वह स्वयं के लिए अनस्य अपेक्षा करते हैं। परंतु भारतीय संगठन की कार्य संस्कृति में कई दोष अपना पैठ जमा रहे हैं। ठीक है, पैठ नहीं, यहाँ पे ये वर्ड नहीं आया, अभी बताएंगे लास्ट में कि कैसे आपको अपनी शब्दावलियाँ सुधारनी है। पैठ जमा रहे हैं जैसे राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण अनुशासनहीनता में वृद्धि, अच्छे कार्य हेतु प्रशंसा का अभाव, पद से हटाए जाने का चलन, मौजूदा महामारी के दौर के बहाने कई संगठनों द्वारा लाखों की संख्या में लोगों को उनके पद से हटाया गया। ऐसे में कर्मचारियों में एकता की भावना के बजाय सामान्य वर्ग बनाम आरक्षित वर्ग जैसे विवादों के प्रति रुझान बढ़ना बड़ी बात नहीं है। निष्कर्ष, किसी संगठन की प्रगति हेतु व्यक्ति को अनुकूल व सकारात्मक माहौल मिलना चाहिए, क्योंकि जितनी जल्दी व्यक्ति को उसकी क्षमताओं पर भरोसा जागेगा उतनी ही जल्दी व्यक्ति भी संगठन के उद्देश्यों व लक्ष्यों को प्राप्त करने में अपनी पूरी ताकत झोंक देगा और ये सब कार्य अच्छी कार्य संस्कृति से ही संभव है। इसका एक झलक फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बनाम इंग्लैंड ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लिखना था, कोई बात नहीं, कंपनीज में भी दिखा था। ठीक है, आपने उत्तर बहुत अच्छा लिखा है, मतलब अन्य की अपेक्षा आपके उत्तर में जो ये तीसरा पॉइंट है ना कि इस विषय पर अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करें, वो आपने बहुत अच्छे से बताया है। खासतौर पर यहाँ पे जैसे जो पॉइंट दिए, यहाँ पे जो पॉइंट दिए, काफ़ी अच्छे दिए, लेकिन बस यही है कि इसको थोड़ा भाषा और उच्च स्तर की बनाइए। ऐसा नहीं है कि भाषा उच्च स्तर की नहीं है, नॉर्मल है, लेकिन आप अच्छे से जानती हैं कि हमारा पर्पज़ है कि हम आपको बेहतर से और बेहतर बनाएं। ठीक है, तो हम एक बार क्या करते हैं कि आपके इस पूरे के पूरे उत्तर को आपकी ही भाषा शैली में और अच्छे से गढ़ने का प्रयत्न करते हैं, ताकि आपको समझ में आ जाए कि अच्छा हम अपनी जो भाषा हमारी जो टूट रही है उसको किस तरीके से प्रवाहमान हम बना सकते थे और कैसे हम इसी बात को और बेहतरीन तरीके से लिख सकते थे। ठीक है, तो हम आपकी ही लाइन को पढ़ेंगे, अपना कुछ भी नहीं ऐड करेंगे, समझ गए? तो हम यहाँ पे अपना कुछ भी नहीं ऐड करेंगे, तो आप इन चीज़ों को देख सकती हैं। जैसे कि आपका यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि कार्य संस्कृति का अर्थ
कार्यालय के उस संपूर्ण वातावरण से तो हम पढ़ते हैं, ठीक है। हम ऐसे लिखेंगे इस उत्तर को कि कार्य संस्कृत का अर्थ होता है कि कार्यालय के संपूर्ण वातावरण से जो कार्य के संबंध में कर्मचारियों की मनोवृत्तियों को निर्धारित करता हो, अर्थात जिस प्रकार से हम संस्कृत से ये सीखते हैं कि हमें अपने जीवन में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वैसा ही किसी भी संगठन की कार्य संस्कृत हमें ये बताती है कि कर्मचारियों को किस दिशा निर्देश के अंतर्गत काम करना है, कैसे संगठन की प्रगति व अवसान में अपनी भूमिका का निर्वहन करना है, किस तरीके से समयबद्धता का पालन करके अपने ग्राहकों की समस्याओं के प्रति काफ़ी संवेदनशील रहना है तथा अपने संगठन की प्रगति और उन्नति में हर कदम पर साथ निभाना है। वास्तव में किसी भी कार्य संस्कृत की विशेषताएं वहां पर रहने वाले लोगों को वहां पे कार्य करने वाले कर्मचारियों के सिद्धांतों पर निर्धारित करती हैं या उनके मनोभावों पर निर्धारित करती हैं। अर्थात अगर कर्मचारियों को समानता के सिद्धांत के अंतर्गत सबको एक समान वरीयता दी जाए, उनमें बिना किसी भेदभाव के क्षमताओं के अनुरूप उन्हें कार्य का अवसर मिले तथा उनमें किसी भी प्रकार के बिना भय के पर्याप्त कारणों के निकाले न जाने का भय हो, तो इससे न केवल उस संस्थान की उत्तरोत्तर प्रगति होती है बल्कि एक बेहतरीन निर्णय तक पहुंचने में काफ़ी ज़्यादा संभावना बनी रहती है। इससे न केवल टीम भावना मजबूत होती है बल्कि वो संगठन वो संस्थान विफलताओं के बावजूद भी सफलता के नए नए आयाम गढ़ने की ओर प्रयत्न करता है। साथ ही संगठन में अगर महिलाओं के प्रति लोगों का व्यवहार काफ़ी अनुरूप है, काफ़ी अनुकूल है, काफ़ी सम्माननीय है, तो वो संगठन न केवल सामाजिक समरसता को बल्कि लैंगिक असमानता को, इस भेदभाव को भी समाप्त करके प्रगति के पथ में कदम से कदम ताल मिला सकता है। हालांकि हालिया कई घटनाओं में भारतीय संस्थानों की कई संगठनों में कार्य संस्कृत में कई दोष अभिव्यक्त हुए, चाहे वो राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण उनमें बढ़ती अनुशासनहीनता की बात हो या कंपनी के उच्च अधिकारियों के द्वारा अपने अधीनस्थों की प्रशंसा की अपेक्षा उनकी आलोचना करने का भाव हो या फिर उन्हें कोविड-19 के पेंडेमिक को बहाना बनाकर उनको संस्थान में पद से हटा देने की बात हो। ये बातें कहीं ना कहीं उन कर्मचारियों या उन अधीनस्थों के लिए एक तरीके का अपने ही संगठन के प्रति अविश्वास उत्पन्न करने में सहायक होती हैं, जो कि वास्तव में उन्होंने कभी सोचा नहीं था। अतः किसी भी संगठन की प्रगति व उन्नति को अगर सही से निर्धारित करना है तो उन्हें अपने कर्मचारियों की विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी सानुकूल भाव रखकर उन्हें कदम से कदम ताल मिलाने के लिए प्रेरित करना चाहिए तथा उनमें किसी भी प्रकार के भय को उत्पन्न होने से पहले उसे हर हाल में दूर कर देना चाहिए, जिससे न केवल वो संगठन उन्नति के नए नए आयाम गढ़ सके बल्कि भारत की इकोनॉमिक व्यवस्था में अपनी नई कहानी को गढ़ सके। और वैसे भी स्मरणीय हो कि किसी भी संगठन की कार्य संस्कृत का अगर बेहतरीन नमूना हम देखें तो हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की कार्य प्रणाली में देख सकते हैं। बात यही थी कि कंपनियां दोनों एक ही थी, उद्देश्य दोनों का एक ही था, लेकिन दोनों में कार्य संस्कृत की भिन्नताओं ने भी भारत में साम्राज्यिक महत्वाकांक्षा को पूर्ण और अपूर्ण करने में महती भूमिका निभाई। ऐसे भी आप लिख सकती हैं। मैंने कोई पॉइंट आपका नहीं छोड़ा, हर एक पॉइंट मैंने इसमें लिख दिया। वो पॉइंट मैंने इरेज कर दिए जो रिपीट हो रहे थे। तो आप चाहें तो अपने उत्तर को ऐसे बेहतरीन बना सकती हैं। ठीक है, उम्मीद है आप समझ गई होंगी कि वास्तव में हमें अपने उत्तर को कैसे लिखना है। अब यहाँ पे जो 2-3 वर्ड होते हैं ना, जैसे आपने ये लिखा महिलाओं का व्यवहार उन्मान को, महिलाओं का व्यवहार नहीं, यहाँ तो उल्टा हो गया कि महिलाएं क्या गलत व्यवहार करती हैं अपने उच्च कर्मचारियों के साथ। रेयर है, करती होंगी, रेयर है, लेकिन ज़्यादातर उन्हीं के साथ गलत व्यवहार होता है। तो आपको यहाँ पे लिखना चाहिए था महिलाओं के साथ व्यवहार। ठीक है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि वास्तव में इस प्रश्न को आप थोड़ा सा और कैसे मॉडिफाई कर सकती हैं। बाकी आपने लिखा अच्छा है, मौलिकता अच्छी है और ऐसा ही प्रश्न यूपीएससी चाहती है आपसे कि आप मौलिक होकर लिखें, करंट से रिलेट करके लिखें और हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, करंट हो, उन सबको पैचअप कर दें एक साथ, जो कि आपने यहाँ पे किया है। इससे एग्जामिनर को ये पता चल जाएगा कि वास्तव में आपने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की वॉर में विजय और पराजय को मूल कारण समझते हैं और आपने उससे सीखा है कि वास्तव में डिसिप्लिन या किसी भी संगठन का वर्क कल्चर
कैसा होना चाहिए, नहीं तो उसके परिणाम क्या हो सकते हैं। अर्थात आप फ्यूचर में जब कलेक्टर बनेंगी और जब आप प्रशासन में किसी ज़िले में होंगी तो न केवल आप अपने अधीनस्थों के साथ अच्छा बर्ताव करेंगी, बल्कि आप उनको मोटिवेट करके टीम मैनेजमेंट की भावना से उस ज़िले का पूरी तरीके से उद्धार करेंगी, उसको प्रगति के पथ पर लाएंगी और उसे भारत के प्रमुख ज़िलों में शामिल करेंगी। ये बातें इतनी स्पष्ट हो जाती हैं और यही आपका कैरेक्टर वो देखना चाहते हैं एथिक्स में। समझ गए? तो बेहतरीन आंसर लिखा है, ऐसे ही लिखते रहिए। उम्मीद है आप ऐसे ही लिखती रहेंगी। मिलते हैं फिर आप ही के द्वारा भेजे गए एक नए आंसर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।